स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। एज यू नो, इंडिया इतने सारे सरप्राइजेस से घिरा पड़ा हुआ है कि जहाँ पे आप देखने जाए तो आपको धड़ाधड़ सरप्राइजेस ही मिलते रहेंगे। जैसा कि आपको पता है, इंडिया इतना बड़ा है तो कोई एक टाइप का कस्टम तो यहाँ पे फॉलो होता नहीं है। यहाँ इतने सारे टाइप के लोग रहते हैं, इतने सारे अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो किया जाता है, इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी ना सिर्फ पीपल्स की है, इवन इन्वायरमेंटल डाइवर्सिटीज भी इंडिया में बहुत है। जैसे ही जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो उसके साथ ही साथ हम और भी ज़्यादा अपडेट होते गए। बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे किसी को इक्वालिटी नहीं मिलती थी, वहाँ पर लोगों को इक्वल रखना शुरू किया गया। आपको पता है, जब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो वहाँ पर किसान को किसान के लेवल पे ही रखा गया था, मतलब उसे एक निचले तबके में रखा गया था, जबकि वो तो अन्नदाता है और एक ऊंचा वर्ग हुआ करता था। लेकिन जैसे ही हमारे पास में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आता है, हम हर एक जो क्लासेस होती है, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास, इनको एक इक्वलिटी के अंदर रखना शुरू कर देते हैं। जैसा आपको पता है कि इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ है, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे कस्टम्स को फॉलो किया जाता है, इतने सारे रिलीजन्स हैं, तो डेफिनेटली सबके लिए इक्वालिटी मिलना थोड़ी कठिन बात तो ज़रूर है। क्या सभी को एक जैसे इक्वालिटी मिल सकती है? सभी को अपने अपने फ्रीडम्स मिल सकते हैं? चलिए, तो आज का चैप्टर हमारा यही है कि क्या सभी के लिए जो इक्वालिटी है, जो स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी है, वो किस तरीके से हमने शुरू से फेस किया है और उसके लिए क्या क्या कदम उठाए जा चुके हैं इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि कैसे सभी को, समाज के हर एक इंसान को एक ही तबके में रख करके हमने शुरू किया। तो आज का जो चैप्टर है उसके की एक्सपेक्ट्स होंगे: मीनिंग ऑफ प्रेजुडिस, स्टेरियोटाइप्स, सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस क्या होते हैं, जब हम किसी को अनइक्वल रखते हैं तो उसमें सोशियो और इकोनॉमिक डिफरेंसेस क्या रोल प्ले करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वालिटी, द इविल कास्टिज्म एंड अनटचेबिलिटी, द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर इक्वालिटी। इतनी सारी चीज़ें, मतलब हमारे इंडिया में रहने वाले लोगों को क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आज हम देखेंगे। तो चलिए, विदाउट एनी देरी किए शुरू करते हैं। हे एवरीवन, दिस इज मी ज्योति सोनी एंड वेलकम बैक। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारी ऐसी डेफिनेशंस मिलने वाली है जो आप रियल लाइफ में फेस करते हैं। इवन आप नहीं, या आपके सराउंडिंग कोई फेस करता हो, या आपकी वजह से कोई फेस कर रहा हो। मेरे कहने का क्या मतलब है, आपको आगे चैप्टर में ज़रूर पता चलेगा। तो मेक श्योर कि आप जब ये चैप्टर पढ़ लें तो आप अपने वजह से ये सारी चीज़ें किसी और के साथ नहीं होने देंगे, या आप किसी के साथ में डन नहीं करेंगे। अगर आज थोड़ा सा वॉल्यूम कम आ रहा है तो मैं बता दूं, थोड़ा सर्दी खांसी की वजह से आवाज़ थोड़ी लो हो जाए, बट कोई नहीं, हम लोग एडजस्ट ज़रूर करेंगे। तो आज के चैप्टर में हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी पढ़ेंगे। और पहले बता दूं, स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी हम पढ़ने वाले हैं आज। मतलब हमने इंडिपेंडेंस से हमारे पास में, हमारे इंडिया में जब आप देखने जाए तो हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखते हैं जो कि बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ होते हैं। ठीक है, हमें पता है इंडिया है, बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हमारे सराउंडिंग है। जब डाइवर्सिटीज़ है डेफिनेटली तो इक्वल तो सारी चीज़ें नहीं हुई, लेकिन कुछ चीज़ों के पैमाने पे हम रखते हैं ना कि हम उसे इक्वल शो कर सकते हैं। जस्ट लाइक हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो सारे बच्चों को इक्वल रखते हैं, और जब ये इक्वालिटी का जो बैलेंस है वो गड़बड़ा जाता है तो उसे हम कहते हैं कि ये अनइक्वल है। और सारी चीज़ें ऐसे ही समझने वाले हैं हम। क्या आपको अपनी क्लास में जब ऐसा हुआ है कि जिसके ज़्यादा मार्क्स आए हैं, जो आपका टॉपर है, उसे एक अलग तरीके से मैम थोड़ा मतलब हैंडल करती है और बाकी सबको और अलग तरीके से जज करते हैं? यस, इसी चीज़ को कहता है प्रेजुडिस। ठीक है, प्रेजुडिस का मतलब होता है जब एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के, पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर के, जब आप किसी को किसी और से अलग तरीके से जज करते हैं, इट इज कॉल्ड प्रेजुडिस, राइट? Prejudice means judging other people in a negative way or thinking them as inferior.
ठीक है, जैसे कि मैम हमारे एक ज़्यादा नंबर आते हैं तो उन्हें ज़्यादा स्पेशली ट्रीट करती है, राइट, दैट वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, या कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत है तो अदर बच्चे जो है वो ज़्यादा उसको फेस करते हैं कि भाई ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है तो इसे ज़्यादा तारीफ मिल रही है, ये ज़्यादा मतलब सभी के बीच में फेवरेट बने पड़े हुए हैं। तो इस टाइप की जो चीज़ें फेस करनी होती है एक नेगेटिव वे में, मतलब वो कोई भी टॉपिक हो सकता है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, और रिलीजन के बिहाफ पे हो सकता है। कई स्कूल ऐसे होते हैं जो होते हैं, तो अगर कोई मोमेडियन स्कूल है वहाँ पे एक हिंदू है तो उसके साथ में अलग तरीके का बिहेव किया जाएगा, या कोई हिंदू स्कूल है वहाँ पे एक मोमेडियन बच्चा पढ़ रहा है उसके साथ अलग, या ज़रूरी नहीं है स्कूल है, किसी भी ग्रुप कम्युनिटी किसी भी प्लेस पे जब आप किसी के साथ में इस तरीके का व्यवहार करते हैं, इस तरीके का बिहेवियर करते हैं ऑन बिहाफ रिलीजन, स्किन कलर, वे ऑफ ड्रेसिंग, फूड, लैंग्वेज, टीसी, राइट, तो इन सभी को हम क्या कहते हैं, प्रेजुडिस, राइट। प्रेजुडिस के और भी एग्जांपल्स बता दूं, जैसे कि हमारे बीच में कोई एक अलग ही एक कार्टून वाला ड्रेस पहन के कोई इंसान आ जाता है तो हम उसे देख करके हंसते हैं, हम उस पर जोक बनाते हैं, तो यही प्रेजुडिस हुआ कि हम उसे एक नेगेटिव वे में ले रहे हैं, हम उसे टॉर्चर कर रहे हैं, हम उसे टॉन्टिंग कर रहे हैं, एक्सेट्रा। दीज प्रेजुडिसेस आर pre-conceived notions prevent us from getting close to each other। इसके बाद में एक डेफिनेशन आती है, ठीक है। अच्छा देखो, प्रेजुडिस का ये सिंपल सा मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, जैसे एक ग्रुप में, और यहाँ पर ये थोड़ा अलग दिखता है तो इसीलिए हमने इसको अलग से निकाल के रख दिया, या इसे हम ताने मारे एक नेगेटिव वे में हम इससे बात कर रहे हैं, तो यही प्रेजुडिस हुआ। एक और डेफिनेशन आती है स्टेरियोटाइप्स। क्या आपको पता है बचपन से हम सुनते आए हैं बहुत सारी चीजें, जैसे कि नानी दादी कहती है कि लड़के रोते नहीं हैं, ठीक है, लड़कियां यही काम करने वाली है, लड़कियां इजीली रो लेती है, लड़के रोते नहीं हैं, जो फेयर स्किन टोन होते हैं वो ज्यादा गोरे होते हैं, जो विलेजर्स होते हैं वो सिंपल होते हैं, सिटीज के जो पीपल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट कनिंग टाइप, सो पीपल जो इंग्लिश बोलते हैं वो ज्यादा सुपीरियर होते हैं, जो हिंदी बोलते हैं वो डम होते हैं, डम होते हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे ऐसे थॉट्स बने हुए हैं जिसको लोग पीढ़ी दर पीढ़ी जो है फॉलो करते आ रहे हैं, बाकी इसमें कोई तुक्का नहीं है। हो सकता है एक बच्ची को डांटा हो, वो बहुत जल्दी रो दी हुई है, तब से ये स्टेरियोटाइप बन चुका है कि गर्ल्स क्राई इजीली, ठीक है, फेयर स्किन टोन्स, तो कुछ ऐसे कहना चाहिए, मतलब कुछ ऐसी बातें हैं जो कि पुरातनली चली आ रही है और हम उसे फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इसे ही स्टेरियोटाइप कहते हैं, जो कहीं ना कहीं दो लोगों में भेदभाव या क्या अनइक्वालिटी को शो करता है, इसे ही हम स्टेरियोटाइप्स कहते हैं। आपको पता है जब इस टाइप की बहुत सारी चीजें चलती है तो कहीं ना कहीं ये हमारे माइंड को इम्पैक्ट करता है, मतलब ये तो हम कह दें कि मैम बहुत सारी पीढ़ी दर पीढ़ी रूढ़िताएं चली आ रही है तो हम इसे कहीं मतलब हम इसे डिनाई नहीं कर सकते, हम इसे फॉलो करते जाएंगे। तो इसकी वजह से बहुत सारी चीजें, जैसे कि यहाँ पर ये मतलब कि मतलब लड़कियां युद्ध में नहीं जा सकती, वो सिर्फ रोलने के काम की है, लड़के युद्ध कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है मेल और फीमेल के बीच में, ऐसे हैं, शहर के लोग ऐसे हैं, तो बहुत सारी ऐसी बातें जो है वो चली आ रही है जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि जो भी हमने चीजें डिसाइड कर रखी हुई है तो हम उसी के वशीभूत होकर के हम अपने जो स्किल्स है, हमारा जो भी यूनिकनेस है, जो हमारी क्वालिटी है, हम उसके ऊपर काम नहीं कर सकते। अगर ऐसा हो कि एक लड़का बहुत ज्यादा इमोशनली ब्रेक डाउन हो चुका है, अगर उसे रोना है तो हम तो ये कहेंगे ना कि गर्ल्स इजीली रो सकती है, बॉयज आर नॉट, बॉयज को अलाउड नहीं है क्राई करना। या मान लो कि एक कंडीशन ऐसी आई कि जहां पर लड़की को एक पिस्टल उठानी पड़ी है, तलवार उठानी पड़ी अपने आप के लिए, अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, तो क्या वहां पे ये कहेंगे कि नहीं एक राजकुमार आएगा और मेरी प्रोटेक्शन करेगा, ठीक है। तो कई जगह, ये तो एक सिर्फ एग्जांपल्स के लिए हुए, लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि जहां पर आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर वो स्किल है, वो क्वालिटीज है, लेकिन उसके बाद में भी आप इन स्टेरियोटाइप्स की वजह से आप अपने आप को वो जस्टिस नहीं दिला पाते हैं, या अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते, अपने आप की ग्रोथ नहीं कर पाते, ठीक है, आप इक्वल नहीं हो सकते। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो भी हमें पहले से ही जो हमारे मतलब न्यू 90s होती है ना, कि जो हमारे बेसिक्स होते हैं हमें क्लियर करने के लिए, तो वो बहुत अच्छे होने चाहिए, कि हमारे संस्कार ऐसे हो कि
हमारे अंदर ये जो स्टेरियोटाइप्स है वो जगह ही ना करे, क्योंकि हमें ये समझना होगा कि ऑल आर इक्वल। ठीक है, कोई भी अनइक्वल नहीं है। अगर वो मतलब अगर हमें भेदभाव रखना है, भेदभाव नहीं कहना चाहिए, हमें किसी के ऊपर ये देखना है कि ये इक्वल नहीं है, तो वो किस बिहाफ पे देखेंगे हम कि भाई उसमें क्या स्किल्स है, वो कितना ग्रो कर पा रहा है, वो कितने अच्छे से परफेक्शन से काम कर पा रहा है, मतलब उसके टैलेंट के ऊपर हम उसको डिसाइड करें ना कि वो क्या है क्या नहीं है, इन स्टेरियोटाइप्स के ऊपर नहीं। स्टेरियोटाइप्स कैन have a damaging impact as they do not allow us to do justice with an individual because we ignore their skill and unique qualities। पता है इंडिया में अगर हम डिफरेंसेस के ऊपर बात करें कि क्या बेसिस हो सकते हैं डिफाइन करने के, तो जब हम डाइवर्सिटीज को देखते हैं तो हमारे यहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिटीज है। ठीक है, कि कहीं पे मतलब एक रीजनल डाइवर्सिटी है, कहीं पे लैंग्वेज वाली है, कहीं पे इकोनॉमिकल है, तो इतनी सारी डाइवर्सिटीज के बाद भी हमारे पास में दो हम डिफरेंसेस के टॉपिक देखते हैं, एक है सोशल और दूसरा आता है इकोनॉमिकल। ठीक है, तो सोशल मतलब इतने सारे रीजनल, कल्चरल, रिलीजियस, इतनी सारी डाइवर्सिटीज के बाद में हम जो देखने वाले हैं वो सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस आल्सो प्रिवेल इन इंडियन सोसाइटी लीडिंग टू सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। देखो सोशल क्या है ये भी आपको पता है और इकोनॉमिक क्या है वो भी पता है। सोशल इकोनॉमिक जो डाइवर्सिटी है ये भाई इनइक्वालिटी बोले या डिफरेंसेस बोले, ये सबसे बड़ा इज अ मेजर फैक्टर इन इंडिया, क्योंकि हमें पता है ये कहीं ना कहीं अगर हम इंडिपेंडेंस से पहले देखें या अभी भी देखें तो आज भी यही चलते आ रही है। बहुत सारे गाँव में जब आप देखने जाते हैं तो वहां पर वो चीजों को वही फॉलो करते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रही है। तो इसे मैं कहीं ना कहीं सोशल में ही रखूंगी। जैसे कि एक कुम्हार है, उस कुम्हार का बेटा कुम्हार ही बनेगा ऐसा कहा जाता है, ये मनगढ़ंत है। ठीक है, कई SC ST कास्ट है जिन्हें बाकी अदर कास्ट जो है जैसे कि जनरल हो गया, जनरल हो गया, OBC हो गया, इनके बीच में बैठने की परमिशन अलॉट नहीं की जाती है। ठीक है, इतना मतलब जो हमारे यहाँ एज ओल्ड जो कास्ट सिस्टम है वो बहुत ज्यादा अनइक्वालिटी में है ही है। तो एक पर्सन जो है वो उसमें फोकस होता है कि जिस दिस अ पर्सन फेसेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी अकाउंट ऑफ हिज बर्थ इन पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप। देखो ये तो बात क्लियर है कि पहले एक इंसान जो है वो एक पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप में जन्म लेता है और उस कास्ट ग्रुप के अकॉर्डिंग ही वो अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसमें सर्वाइव करता है और उसके दौरान उसे बहुत सारी चीजें फेस करनी होती है। अगर भैया बाई चांस आप ऐसे हो गए तो आपकी लाइफ जो है वो नर्क है। मैं ये बात कर रही हूँ इंडिपेंडेंस के पहले की। ठीक है, लेकिन अब जो है जनरल वाले, तो जनरल वालों का जीना हराम है इस दौरान में। ठीक है, क्या हो रहा है भैया? क्लियर? एक सेकेंड, जितने धूप मिल आवे। ठीक है, एक कुम्हार का बेटा है तो वो कुम्हार ही बनने वाला है। ये बात कर ले कि एक टीचर का बेटा है तो वो टीचर ही बनेगा। ये मोस्ट ऑफ ये चीजें जो है ये हम पास्ट में देखा करते थे जब हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। और भी बहुत सारे सोशल इनइक्वालिटीज थी, जैसे कि एक ग्रुप है, मतलब वहां पर कोई बच्ची जो है वो किसी गरीब घर से है या वो किसी SC ST के घर से है तो वो वहां कर सकती, इन लोगों के बीच नहीं बैठ सकती, या उसकी फाइनेंशियल को तो हम इकोनॉमी में पढ़ेंगे। लेकिन इस टाइप के बहुत सारे ऐसे रीजंस है जिस सोशल वाले, जिनकी वजह से सारे लोग जो है वो एक साथ में इंडिविजुअल्स के साथ में कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी जो है वो क्रिएट करते ही थे। ठीक है, तो टाइम और मतलब जो भी टाइम और पीरियड ऑफ टाइम था एंड क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी। देखो यहाँ पर एक इनइक्वालिटी हो रही है, टीचर का काम तो है भाई गुरु का कि वो हर किसी को शिक्षा प्रदान करें। आपको एक बहुत अच्छा याद होगा 5 पांडवों में वो वाला जो किस्सा है, जिसको भी याद हो जरूर लिख करके बताएंगे कि वहां पर किस तरीके से इनइक्वालिटी को बताया गया था। ठीक है, मैं अच्छे से बता दूं, 5 पांडव और उनके गुरु ने अर्जुन को, मतलब अर्जुन को वो क्या धनुर्धर की शिक्षा दिया करते थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया था। वो कह रहे थे कि मेरा धर्म सिर्फ ये कहता है कि मैं जो है वो राजकुमारों को ही शिक्षा प्रदान करूँ, ये जो अभ्यास कराऊंगा, मैं किसी और या शूद्र के बच्चों को ये शिक्षा प्रदान नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये बहुत पहले समय में भी ये चीजें हुआ करती थी। अगर हम बात करें इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की, तो भाई इकोनॉमिक
इनइक्वालिटी क्या होती है कि जहां पर आप फाइनेंशियली अनस्टेबल है, मतलब एक इंसान गरीब है और एक इंसान अमीर है, तो जिसका जो अमीर होगा उसका पल्ला हमेशा भारी होगा, जो गरीब होगा उसका नहीं होगा। दोनों के बीच में एक एक बहुत ही क्लैरिटी है कि जैसे कि वहां पर भी ऐसे ही था कि पीढ़ी दर पीढ़ी के चलने वाले काम बच्चे की अडॉप्ट करते थे, क्योंकि वो किसी और काम में जाने के लिए मतलब अपने आप को कैपेबल नहीं पाते थे, ठीक है, क्योंकि वो चीज अपने आप में सीख नहीं सकते, सीखने के लिए पैसा भी चाहिए, सिखाने के लिए इंसान भी चाहिए, जो अवेलेबल नहीं था। तो इस चक्कर में क्या होता था कि जो एक कैपेबल मतलब बच्चा है, एक इंसान है, तो वो चीज भी वो नहीं कर पाता था, ठीक है, उसे वो जॉब अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती थी, जस्ट बिकॉज कि वो एक सोशल इनइक्वालिटी से सराउंडिंग है या वो एक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से घिरा हुआ है, जिस वजह से वो अपनी डिजायर जॉब भी नहीं पा सकता। Inequality comes about when a person does not have the resources and opportunity that are available to other person। ठीक है, अब ये वाली जो inequality कब आएंगी कि जब सारे resources और opportunities जो है वो दूसरे person के पास में available नहीं है, just because their economical या financial conditions। जैसे कि कई लोग हम देखें तो एक हायर एजुकेशन लेते हैं क्योंकि उनके पास रहता है, वो अब्रॉड जाते हैं अपने एजुकेशन के लिए बिकॉज दे डिजर्व। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो डिजर्व नहीं करते हैं, मतलब डिजर्व करते हैं बट उनके पास में वो सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है, ठीक है, जिसलिए वो बाहर नहीं जा सकते या प्रॉपर अपना एजुकेशन नहीं कर सकते। तो ये इनइक्वालिटी जो है इस कंडीशन में क्रिएट होती है। Unequal distribution of wealth among the people in a country has resulted in economic inequality। देखो, जब हम unequal मतलब जो भी wealth है, जो भी requirement है, आपने एक मूवी पढ़ी होंगी रोटी कपड़ा और मकान, जब ये तीन चीजें, ठीक है, जब ये तीन चीजें सामने वाले को नहीं मिलती है तो वहां पर क्या होता है, इकोनॉमिक अनइक्वालिटी होती है, क्योंकि एक इंसान का डिजायर ही वही होता है, रोटी कपड़ा मकान, फूड क्लॉथ एंड शेल्टर्स, राइट, उसे रहने के लिए छत चाहिए, खाने के लिए अनाज चाहिए और तन ढकने के लिए कपड़ा, जो चीजें उन्हें अवेलेबल नहीं होती है। हमने हमारे समाज को इसी बिहाफ पे 3 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। एक तो होता है बहुत रिच, जिसके पास में सारी फैसिलिटीज है, मतलब वो बहुत ज्यादा रिच है। सेकंड आता है एक मिडिल क्लास इंसान जो कि अपनी मतलब जो डिजायर्स है, रिक्वायरमेंट्स है, वो एक लिमिटेशन में कंप्लीट करता है, मतलब वो बहुत ज्यादा हाई भी नहीं है लेकिन वो भूखा भी नहीं सोता है, ठीक है, उसके पास बहुत ज्यादा फूड नहीं है लेकिन वो भूखा भी नहीं सोता है। और एक उससे नीचे तबके में आता है एक पुअर क्लासेस, ठीक है। नाउ यू डिसाइड कि आप किस क्लास में हैं और किस क्लास में जाना चाहते हैं। क्लियर, विच इज नॉट एबल टू फुलफिल इवन द इट्स बेसिक नीड। जो पुअर क्लास होते हैं वो अपनी बेसिक नीड्स को भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, और वो बेसिक नीड क्या है, फूड क्लॉथ एंड शेल्टर्स, ठीक है, ये हमें हमारी बेसिक नीड्स होती है जो कि हर एक इंसान को कंप्लीट करना होता है, ठीक है। और एक बहुत अच्छी बात है कि हम लोग अभी एक डेवलपिंग कंट्री के बीच में जा रहे हैं, हम लोगों ने हमारे टाइम के अकॉर्डिंग बहुत सारा डेवलपमेंट किया हुआ है। नाउ टाइम डिस्क्रिमिनेशन। अब डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है भाई, अब इसके लिए मैं आपको वापस से कुछ एग्जाम्पल्स बताती हूँ कि आपकी नानी या दादी आपसे ज्यादा, अगर आप लड़की है तो आपसे ज्यादा आपके भाई को प्यार करती है, ठीक है। पेरेंट्स जो होते हैं वो बेटे को ज्यादा प्यार करते हैं बेटी से, मतलब चाहते तो दोनों को ही है, लेकिन उन्हें जब आप किसी एक रिलीजन या एक ग्रुप में होते हैं तो वहां पे एक जो दूसरे रिलीजन का बंदा आ जाता है तो उसके साथ थोड़ा थोड़ा भेदभाव होता है। आप क्लास के टॉपर है, आपके साथ में जो बिहेव हो रहा है वो दूसरे अदर इंसान के साथ में नहीं हो रहा है, ठीक है। आप मेल है फीमेल है, इस बिहाव पे आपको यूज मतलब आप पे क्या किया जा रहा है, आपको कहना चाहिए आपकी तारीफ हो रही है या आपको सपोर्ट किया जा रहा है, इस टाइप से, ठीक है। आप क्रिमिनल है तो आपसे ज्यादा हेट किया जा रहा है, आप एक वेल बिहेवियर पर्सन है तो आपसे बहुत ज्यादा सिंपैथी रखी जा रही है, मतलब सिंपैथी इन द सेंस लव टाइप से, मतलब आपको बहुत ज्यादा सम्मान दिया जा रहा है, इस टाइप से। तो ये सारी चीजें जो होती है वो डिस्क्रिमिनेशन होकर कहलाती है, मतलब भेदभाव करना, ठीक है। जब आप
या प्रिजुडिस को ही आप डिस्क्रिमिनेशन के बीच में तौर पे रख सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि जब आप किसी बंदे को, किसी इंसान को उसकी क्लास, उसके जेंडर, उसके रिलीजन, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, इन सब के बिहाफ पे आप उसे चेक करते हैं, ना कि आप उसके एजुकेशनल जो उसका जो क्वालिफिकेशन है, जो उसकी स्किल्स है, उसके बिहाफ पे जज करते हैं। ठीक है, तो आप इन सभी के बिहाफ पे जब आप उसको जज करते हैं, आप उससे पोलाइट बिहेवियर नहीं रखते हैं, तो इट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, जो हम आए दिन करते हैं। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में भी मैंने आपसे कहा था कि जब आप चैप्टर समझ जाए तो आप ये चीज किसी के साथ में करते हैं तो आपको ये चीज बिल्कुल बंद करनी है। मतलब हमें डिस्क्रिमिनेट करना लोगों को बंद करना है, या हमें किसी को प्रेजुडिस्ड करना बंद करना है। तो डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन फिर से बता दूं कि जब हम किसी को जज करते हैं उसके क्लास के हिसाब से, डिफरेंशिएट करते हैं उसके रेस, उसके जेंडर, उसके रिलीजन के अकॉर्डिंग, तो इट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। अब डिस्क्रिमिनेशन के साथ में बहुत सारी अनइक्वालिटीज भी होती है, जैसे कि जब इस टाइप के डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं तो डेफिनेटली क्या होगा कि आपका मोरल डाउन हो जाएगा। ठीक है, जब आपको बहुत सारे मतलब जो बैक बेंचर होता है ना क्लास में, अगर आप उसे बार बार एक टीचर उसे हीन भावना से दिखाया जाए कि भाई यू आर डम, यू आर डम, है ना, आपको कुछ नहीं आता, यू कांट डू इट, आप पास नहीं हो सकते, तो सामने वाला पढ़ने की जगह मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ वो पिक्चर्स में ही दिखाया जाता है कि भाई वो एकदम हीरो बन के बहुत ज्यादा रात भर बैठ के स्टडी कर रहा है, बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहा है और वो एकदम टॉप कर रहा है। ठीक है, बहुत रेयर केसेस में होता है। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, वो अपनी डिग्निटी खो देते हैं, वो अपनी रिस्पेक्ट खुद करना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहिए, जिस सक्सेस तक के जाना चाहिए, तो ये सारी चीजें जो है वो खोने लगते हैं। जब आप किसी को डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी, अपना मोरल, वो सब कुछ चीजें खो देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि आप किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट पे हर्ट ना करें। It leads to backwardness and the creation of condition whereby certain people fail to lead a life of dignity and respect. जाहिर सी बात है, जब आप किसी को बहुत ज्यादा परेशान करेंगे तो ये सारी चीजें जो है उसके साथ में होना बहुत ही कॉमन है। अब हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन एंड कास्ट सिस्टम की। अभी हमने इनइक्वालिटी के ऊपर देखा कि जब आप किसी को इक्वल नहीं लेते हैं तो आपने उसमें एक टॉपिक, एक पॉइंट पढ़ा होगा कि हम कास्ट सिस्टम के ऊपर भी किसी को इक्वल नहीं लेते हैं। जब आप इंडिया में पढ़ने जाएंगे इंडिया की हिस्ट्री, तो आप इंडिया में शुरू से ही देखेंगे कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो रोल प्ले होता है ये डिस्क्रिमिनेशन या प्रेजुडिस जो है उसकी शुरुआत या उसका जो बीज है, मैं तो यही होता है कास्ट सिस्टम से। ठीक है, जो कि हमारे पूर्वजों की देन है, जो वहां से शुरू होते हैं। कहा जाता है कि जो ब्रह्मा जी होते हैं उनके 4 बॉडी पार्ट से 4 वर्णों का उत्पत्ति होती है, उत्पन्न होता है, जिसमें एक को कहा जाता है ब्राह्मण, दूसरा होता है क्षत्रिय, तीसरा शूद्र, ठीक है, सेनापति क्षत्रिय। ठीक है, इस तरीके से 4 वर्ण होते हैं। एक स्किप्ड हो रहा है। तो इन मतलब मैंने क्या कहा कि हाँ, जो हमारा भेदभाव वाला सिस्टम होता है वो यहीं से शुरू होता है। ठीक है, कास्ट सिस्टम से, कोई ऊंची जाति का है, कोई नीची जाति का है। यह हमने आपने बात की, हमने जो बात की थी पहले, क्या की थी कि हमने चीजें देखी थी कि 3 क्लासेस होते हैं, मिडिल क्लास, अपर क्लास और लोअर क्लास। ये अपडेटेड वर्जन है जो कि हमारे पास 3 है। लेकिन अगर हम पहले एंशियंट टाइम से देखें, वैदिक एज से देखें, तो हमारे पास में हमारी सोसाइटी ने हमें 4 वर्णों में डिवाइड किया था। जैसे मैंने आपको बताया, जो ब्रह्मा जी थे उनके अकॉर्डिंग तो एक ब्राह्मण हुआ, दूसरा क्षत्रिय हुआ, ठीक है, क्षत्रिय, फिर उसके साथ में एक वैश्य और तीसरा चौथा कौन सा हुआ, शूद्र। ठीक है, ये तो हमने इसके ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया है और ये हमारे वैदिक टाइम से है। ठीक है, जब आप अभी जो लेक्चर है वैदिक वाला देखेंगे, जब कास्ट सिस्टम देखेंगे तो वैदिक में पढ़ेंगे तो आपको ये सारे जो वर्ण है बहुत अच्छे से डिटेल से समझाए जाएंगे। तो जो ब्राह्मण वर्ग होता है वो बहुत ही एकदम रिच, एकदम एजुकेटेड वर्ग है जो कि भगवान की पूजा अर्चना करता है, उसकी पूजा पाठ करता है। मतलब इतने सारे, देखो जब हमने कृषि करना शुरू किया, हमने खेती करना शुरू किया, राइट, तो हमने हवन वगैरह किया और हवन वगैरह करने के लिए हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर इंसान को चूज किया और उसे ही हमने ब्राह्मण वर्ग के नाम से बताया। ठीक है, हमने इसे ब्राह्मण के नाम से बताया कि भाई
ही एक ब्राह्मण वर्ग है और यही हमारे पास में पूजा पाठ करेगा, ये हमारे वेदों का अध्ययन करेगा, वेद पढ़ेगा और दूसरों को भी समझाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी पार्शलिटी हो गई। बात ये हुई थी कि ब्राह्मण जो है वो दूसरों को एजुकेट करेगा, लेकिन उसने सिर्फ ओबी जनरल वालों को ही एजुकेट किया, ना कि बाकी किसी और को भी। ठीक है, तो द ब्राह्मण्स वर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म रिचुअल्स, वर्शिप एंड एजुकेट द पीपल्स। जो उस टाइम में ऋषि मुनि हुआ करते थे, या बाद में जो ब्राह्मण, या आज के बारे में बात करें हम तो जो पंडित वर्ग है, राइट, ये पूजा पाठ कराते हैं। तो इनका एक ग्रुप है जो कि भगवान के लिए मतलब डिसाइडेड है कि ये पूजा पाठ करेंगे, सारे रिचुअल्स करेंगे, बिकॉज इन्होंने सारे ग्रंथ पढ़े हुए हैं, सारे वेद पुराण इन्होंने पढ़ रखे हुए हैं और यही दूसरों को ज्ञान भी देते हैं। द नेक्स्ट आता है कौन सा? क्षत्रिय। The Kshatriya practiced warfare and defending the country। अब देखो, एक इंसान हो गया हमारे देश के मतलब भगवान, मतलब हमारे यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए, लोगों को पढ़ाने के लिए, लेकिन भाई युद्ध भी तो होते हैं, वहां पे भी देश की रक्षा करने के लिए आपको किसी की आवश्यकता होगी। तो हमने मतलब देखो, एक काम के अकॉर्डिंग, ठीक है, दो चीजें उठ के आती है। एक तो ये क्या किसी ने कहा है कि ब्रह्मा जी के 4 बॉडी पार्ट से इन चारों का उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन हुआ है, राइट। लेकिन हमारे जो एंशिएंट टाइम था, तो उस टाइम में हमने एक जाति नहीं बनाई थी, हमने कोई वर्ण नहीं रखा हुआ था, हमने ये डिसाइड किया था कि लोगों को ग्रुप्स में बांटा था कि भाई कौन कितना काम करेगा। लेकिन आगे चल के यही सारी कास्ट बन गए, इसी को हमने रिलीजन बना दिया। इसी तरीके से लोग ऐसे कास्ट में डिवाइड हो गए, कहते हैं कि हम ब्राह्मण जाति से, हम क्षत्रिय है, तो हम वैश्य है, ठीक है, तो हम शूद्र है। तो इस तरीके से लोग जो है फिर उसको फॉलो करते करते वो काम बढ़ते गया और उन्होंने अपनी जो जाति है, ये कास्ट है, इसी को बना लिया। तो जो लोग देश की रक्षा करते थे, ठीक है, जो युद्ध विद्ध में भाग लिया करते थे, तो उसे हम क्षत्रिय कहा करते थे। ठीक है, तो उस वक्त क्षत्रिय जो है एक काम था, ठीक है, एक ऑक्यूपेशनल ग्रुप था। लेकिन अब हमारे पास में क्षत्रिय जो हो गई है वो एक काम ना होकर के हमने उसे एक जाति में कन्वर्ट कर दिया है। तो भाई अब देश की रक्षा भी हो गई है, लेकिन पूरे हमारी जो कंट्री है उसको एक इकोनॉमी की भी आवश्यकता है। तो अब इसका काम कौन करेगा? तो ट्रेड को कौन देखेगा? तो एक ग्रुप रख दिया वैश्य, कि इन लोगों से कहा कि भैया आप लोग वैश्य कहलाएंगे और आप लोग क्या करेंगे, आप पूरे व्यापार जगत को रन करेंगे। ठीक है, तो द वैश्य कैरिड ट्रेड। तो अब ये लोग काम करते थे ट्रेड का, लेकिन फिर उसके बाद में ही हमने आगे बढ़ाते गए और कह दिया कि जो वैश्य होंगे वही व्यापार कर सकते हैं, राइट। देन आता है, अब इतने सारे लोग हर जगह बिजी है, राइट। मैं इस तरीके से मान के चलती हूँ कि इतने सारे लोग हैं, जैसे कि ब्राह्मण जो है वो पढ़ा लिखा रहा है, भक्ति आराधना कर रहा है, क्षत्रिय जो है वो देश की रक्षा में बिजी है, तो बहुत सारे काम ऐसे रह जाते हैं जो कि उनकी रिक्वायर्ड होती है कि उन्हें करना है। तो इनकी हेल्प के लिए क्या हम लोगों को रख सकते हैं? जैसे हम लोग मेड हायर करते हैं हमारी हेल्प के लिए, क्योंकि हम खुद जॉब करने जा रहे हैं, तो हमारे घर के कामों को हम टाइम पे फिनिश कर पाए, इसीलिए हम एक हेल्पर रखते हैं, राइट। तो हो सकता है इस टाइम में भी एक ऐसा हेल्पर रखा गया हो, तो इन्हें हमने क्या कह दिया? शूद्र कह दिया। लेकिन ये शूद्र तब तो कह दिया, इन शूद्रों की गति जो है वो बहुत ही बुरी होती है आगे चल के। क्यों? क्योंकि इनके काम को बहुत बुरे तरीके से माना जाता है। अब हम मानते हैं कि कोई भी काम अच्छा या बुरा नहीं होता, काम काम होता है, मेहनत होती है और उसका फल हमें एक पैसों के तौर पे मिलता है। मैनुअल वर्क कैन सर्व द अदर 3 वर्ड्स। ठीक है, ये होते हैं, इन्हें ये अपनी सर्विस प्रोवाइड कराया करते थे, बिकॉज ये लोग बिजी है किसी और काम के लिए, ये इकोनॉमी ला रहे हैं, ये देश की रक्षा कर रहे हैं, ये एजुकेट कर रहे हैं, तो इनकी हेल्प के लिए एक ग्रुप चाहिए था और वो ग्रुप बना शूद्र। लेकिन इन लोगों का जो है वो कहते हैं ना कि मतलब एक जो हमारा क्लास का मॉनिटर होता है वो बहुत ज्यादा ईगो में हो जाता है, क्योंकि वो कहता है मैं तो मॉनिटर हूँ, आप स्टूडेंट हो। तो इसी तरीके से शायद कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई जो मतभेद चलते हैं या कुछ इनइक्वालिटीज होती है, तो इस वजह से शूद्र जो है इसको कुछ ज्यादा ही डोमिनेट किया गया लोगों द्वारा, ठीक है, और बाकी वर्ण जो है वो बढ़ते गए। It overlooked a person potential and enterprise and denied opportunity to competent men। देखो जो शूद्र था, ठीक है, वो एकदम निचली जाति का था, वो हर एक क्या करता था? दूसरों के काम क्या करता था, और बाकी जो 3 वर्ण हैं इनके काम बहुत ज्यादा अच्छे थे। अब इनके काम अच्छे हैं तो इन्होंने क्या किया? शूद्र वर्ग को हमेशा दबा के ही रखा। तो शूद्र जो है एकदम बॉटम कास्ट में आता था और उसे अनटचेबल माना जाता था, यानी मतलब उसे ये कहते थे कि शूद्र वर्ग जो है इसे आप छुएंगे नहीं, ये छुआछूत, मतलब ये जो है ये सारे जो तीनों वर्ग है
इनसे वर्ग जो है स्पेशली ब्राह्मण, वो तो इससे कोसों दूर रहता था। ठीक है, भले ही इससे ये अपने सारे काम करवाएंगे लेकिन इनसे ये कोसों दूर रहेंगे, इन्हें टच नहीं करने दिया जाता था। जब कुएं बावड़ी वगैरह हुआ करती थी उस टाइम में, तो इन कुएं वगैरह पे भी इन्हें पानी नहीं भरने दिया जाता था। अगर ये जिस रास्ते से चल रहे हैं मतलब तीनों वर्ण, तो वहां पर शूद्र अपने उस रास्ते से नहीं जा सकता, उनसे नजरें मिला के बात नहीं कर सकता। सिर्फ इतना ही गुनाह था कि उसे उस वर्ग में चुना गया जो इनकी मदद के लिए रखा गया था। क्लियर? अब समय के साथ साथ क्या हुआ, टाइम बदलता गया और ये वाला जो कास्ट सिस्टम में ही कुछ ज्यादा स्ट्रांग हो गया, जिसकी वजह से शूद्र जो है वो और ज्यादा निचले तबके का गिरते गया। इन्हें अनटचेबल बता दिया गया, जो भी जहाँ पे भी रास्ते वगैरह मैंने आपको बताया कि वो जाने नहीं दिया जाता। कहीं पानी भरा जा रहा है तो वहां पर पानी नहीं भरने दिया जाएगा, मतलब हमेशा इनका नंबर जो है वो लास्ट में ही आया करता था। इवन जब शिक्षा का अधिकार हुआ, मतलब ब्राह्मण को इसलिए रखा गया था ताकि वो अदर पीपल्स को एजुकेट करे, है ना, पीपल्स को एजुकेट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, शूद्र का नंबर ही नहीं आया। शूद्रों को मंदिर प्रवेश में भी जो है ना, मंदिर में एंट्री करने के लिए तो यहाँ पे भी बैन कर दिया गया, स्कूल में नहीं जाने दिया गया, या स्कूल में भी गए हैं तो अलग से रखा। इवन आप मोस्ट ऑफ 80% रूरल एरिया में आज भी देखेंगे कि वहां पर कोई ओकेजन होता है या कोई गांव का कोई बड़ा सा ओकेजन होता है, तो वहां पर इन लोगों के लिए अभी भी खाने का अलग से अरेंजमेंट किया जाता है, क्योंकि ये SC ST से या शूद्र फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये इनके लिए एक पाप तुल्य हो गया इस फैमिली में जन्म लेना। ये तो भले उनके लिए प्राउड था क्योंकि आप एक ह्यूमन बीइंग है, तो ये प्राउड की बात है, लेकिन उस जाति में जन्म लेना ये एक पाप तुल्य, क्योंकि भाई इतनी सारी चीजों से सफर करना पड़ रहा है। ठीक है, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन भर काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी वो क्या है, आपकी स्किल्स, आपकी जो भी परफॉर्मेंस है, तो उसको इतनी वैल्यू नहीं मिल रही है। ठीक है, इतनी इक्वालिटी नहीं मिल रही है। भले सामने वाला कम काम कर रहा है लेकिन फिर भी उसकी जात की वजह से उसे ज्यादा बेनिफिट मिल रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर यहाँ पे कोई डिजर्विंग कैंडिडेट है, फिर भी वो अपने डिजायर गोल को अचीव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो शूद्र फैमिली से है। लेकिन इतने सारे जब चीजें हुई, इतने सारे मतलब अनटचेबिलिटी वगैरह चल रही थी, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे ऐसे रिफॉर्मर्स थे, जैसे कि राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी। इन सारे लोगों ने जो कास्ट की जो रिडन थी ना इंडियन सोसाइटी की, उसे हटाने की कोशिश की। मतलब ये बात करें तो अम्बेडकर जी की, तो SC ST के तो ये भगवान है भाई, क्योंकि इन्होंने जो चीजें फेस की उसके बाद में इन्होंने इसके अगेंस्ट काम किया, राइट। तो इसलिए इसे भगवान कहा जाता है। इन सब ने कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम को हटाने के लिए बहुत मदद की। ये जो रूढ़िवादिताएं रखी हुई थी, बहुत सारे जो ऐसे बैन लगा के रखे हुए थे, इन्हें हटाने में इन्होंने काफी मतलब अपना समाज में योगदान दिया। अगर गांधी जी की बात करें तो आपको पता होगा कि जब साउथ अफ्रीका से मतलब गए थे, तो इन्हें अपने कलर की वजह से वहां से भगाया गया था। वो ट्रेन से आ चुके थे, तो मतलब फिर उसके बाद में उन्होंने यहाँ पर एक अलग क्रांति लाई थी। अब हम बात करते हैं अनटचेबिलिटी और कर्स के ऊपर। अब सभी को पता है, जस्ट मैंने अभी बताया आपको कि अम्बेडकर जी को भगवान माना जाता है इन ST और ST में, ST और SC में। ठीक है, ये जो कास्ट है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के ऊपर बात करें तो क्या था पहले के जमाने में, हमें 4 वर्ण पता है कि 4 कौन कौन से हुआ करते थे, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और एक लास्ट में आता है हमारे पास में शूद्र। तो शूद्र वाले जो लोग थे, ये शूद्र फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, मैं तो फैमिली ही कहूंगी इन्हें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था कि इन्हें टेम्पल्स में एंट्री करने से बैन था, मतलब गेट टुगेदर में नहीं जा सकते थे, मतलब इनका जो बड़ा किसी भी गांव का कोई बड़ा ओकेजन हुआ वहां पे नहीं जा सकते। स्कूल में भी इन्हें बहुत बहुत ही कम जगह इन्हें अलाउ था। ठीक है, पब्लिक प्लेस इनके लिए बैन थे। तो ये कहीं पे भी जाए तो इन्हें पब्लिक वाले जो प्लेसेस होते हैं, बाकी जो अदर 3 कास्ट थी, मतलब शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण और जो वैश्य थे, इन लोगों के बीच में, तो इन्हें यहाँ पर टच भी नहीं करने दिया जाता था, क्योंकि ये मानते थे कि आप शूद्र हो और आपके काम जो है वो अच्छे नहीं
तो वो कौन सा काम करते थे, जितने भी इनकी जो हेल्पर वाले काम होते थे, नाली साफ करना, घर साफ करना, बर्तन साफ करना, तो ये सारे कामों को ये अच्छा नहीं मानते थे, लेकिन ये भूल चुके थे कि भाई ये काम हम आपकी मदद के लिए ही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है अम्बेडकर जी को भी सेम फेस करनी पड़ी, क्योंकि ठीक है, सेम फेस नहीं करनी मतलब सेम के सेंस में, क्योंकि अम्बेडकर जी तो उस ग्रुप के सबसे पढ़े लिखे इंसान थे, गवर्नमेंट जॉब जो है उसमें जा चुके थे। ठीक है, और आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ना, तो असेंबली के चेयरमैन भी थे ये। तो जब ये गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तब भी इनके साथ में वही शोषण होता है। ठीक है, इन्हें उनके ऑफिस में मतलब वहां पर चीजों को टच भी नहीं करने दिया जाता था, फाइल्स वगैरह जो भी लेन देन होता था उसे फेक करके किया जाता था। तो जब इतनी सारी घटनाएं हुआ करती थी, ठीक है, उसके बाद में मतलब चाहे तो डॉक्टर अंबेडकर ये कर सकते थे कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ सकते थे, लेकिन इन्होंने यहाँ पर क्या किया, उनका सिंपल सा मोटिव था कि मैं तो सिर्फ अपने हक के लिए नहीं लड़ना चाहता, अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ दैट मीन कि मुझे सबके हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। और यही रीजन था कि जब इन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी तो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए लड़ाई लड़ी, और जिसकी वजह से सभी के लिए जो अनटचेबिलिटी वाला है, जो भी SC ST है, जो OBC जिनके साथ में भी भेदभाव हुआ करता था, आज ये खत्म हो चुका है, और वो प्राउडली अपने आप का मतलब योगदान देश की तरक्की में हो या कहीं पे भी हो कर सकते। देखो पहले ऐसा था कि पानी इन्हें अलग से पिलाया जाएगा, इन्हें यहाँ से मतलब जो भी पब्लिक प्लेसेस थे वहां पे एंट्री नहीं दी जाती थी। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर ये चीजें लेकर के आई गई। ठीक है, मतलब इनका सबसे बड़ा योगदान था, सभी को पता है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इन्होंने अनटचेबिलिटी के ऊपर खुद तो फाइट की ही की, लेकिन इस फाइट का रिजल्ट जो है वो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के वक्त भी ध्यान रखा कि हर एक इंसान को इक्वालिटी मिलनी चाहिए, जो उन्होंने फेस किया है वो कहीं और नहीं मिले। ठीक है, Dr. B.R. Ambedkar, he's chairman of the Constituent Assembly that formed the Indian Constitution, belonged to the Mahar caste who were considered untouchables. ठीक है, he had also experienced caste-based discrimination during his childhood and in the larger age of his life as well. यही बात मैंने आपको बताई, और इन सब से जो भी इनके एक्सपीरियंसेस थे वो इन्होंने उठा करके जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो सबके लिए जो इक्वालिटी वाला ला के रखा है, मतलब हम आगे चल के 16, 17 है ना, जो अनटचेबिलिटी के लिए जो आर्टिकल है वो पढ़ेंगे तो ये भी इन्हीं की देन आया हुआ है, 16, 14, 15, तो ये सारे आर्टिकल जो है वो हम इन्हीं के तहत पढ़ेंगे। अब एक कास्ट आती है ट्राइबल्स। तो ट्राइबल्स क्या होते हैं, देखो एक सेक्शन है जो कि सोसाइटी के द्वारा इन्हें भी इग्नोर किया गया है या इनका ज्यादा यूज किया गया है। तो ट्राइबल्स जो होते हैं वो ऐसे मतलब रीजन्स में रहते हैं जैसे जंगल वाले एरिया टाइप से। ठीक है, जो ट्राइबल्स होते हैं वो नेचुरल सराउंडिंग होते हैं, यूँ बात करें तो जंगली वाला जो एरिया होता है जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा अवेलेबल होते हैं, तो ये हिली रीजन्स में रहते हैं। ठीक है, ये डिपेंडेंट होते हैं फॉरेस्ट के ऊपर और उसके सब्सटेंस के ऊपर। जब मतलब फॉरेस्ट के नियरेस्ट जब आप देखेंगे कि जैसे पचमढ़ी वाले इलाके में जाए तो आपको बहुत सारे वहाँ पे आदिवासी मिलेंगे, या हम इन्हें आदिवासी कह सकते हैं, राइट, जो जड़ी बूटी वगैरह मतलब इनका गुजारा जो है वो मोस्ट ऑफ किससे होता है, जंगल से ही होता है। मतलब जंगल में रहने वाले जितनी भी पेड़ पौधे हैं, प्रजातियां हैं, तो इनसे कहीं ना कहीं इनका जो आपस में इनकी जो लाइफ स्टाइल है वो उसी के सराउंडिंग होती है। और इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे जो युद्ध वगैरह है ये हम लोगों ने देख चुके हैं। जब ये वहां रहते हैं मतलब ये जो ट्राइबल्स हैं जो उस एरिया में रह रहे हैं उससे सराउंडिंग है, तो हमें भी इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट है। मेडिकल में भी कहीं ना कहीं जो चीजें हमें नहीं मिलती है वो हम आयुर्वेद में जाते हैं, और कहीं ना कहीं आयुर्वेद जो है इसमें इनका बहुत बड़ा हाथ भी है। इनके अपने कस्टम्स होते हैं, अपने कल्चर्स होते हैं, ट्रेडिशन है, अपनी लैंग्वेज है, जो कि आजकल मतलब क्या की जा रही है, कह सकते हैं कि खतरे में है। जो ट्राइबल प्रजाति है, जो कास्ट है, वो खतरे में है क्योंकि जंगल भी हट रहे हैं और हम इन्हें अपने मतलब के लिए भी हटा रहे हैं। तो इन्हें एक मतलब क्या कहना चाहिए, रिजर्वेशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। स्लाइड ज्यादा चेंज हो रही है। ठीक है, क्योंकि भले ये अपने आप में रह रहे हैं वहां पे, अपने ये कहना चाहिए कि अपने आप से मतलब रख रहे हैं, लेकिन हमें भी इनका बहुत कुछ मिल रहा है फायदा, तो इन्हें कुछ ज्यादा कंजर्वेशन की भी आवश्यकता है। अब बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर कि मैम
हमें इक्वालिटी तो मिल नहीं रही है, तो स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी जो हमारे मेन चैप्टर का नाम है वो, कि जो पड़ला ऊपर नीचे था ये भारी था, ये इस तरीके से था कि इसका पड़ला भारी है, उसका अलग है, तो इसको हमें इक्वल कैसे लाए। ठीक है, तो इक्वल लाने के लिए मैंने जस्ट अभी बात की थी कि हमारे पास में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, तो अब आप कहेंगे कि भीमराव अंबेडकर ने SC ST के लिए ही किया होगा। जी नहीं, उन्होंने सारे लोगों के लिए किया। एक अच्छे इंसान की जो मतलब जो ग्रेट लीडर्स होते हैं तो उनकी यही पहचान होती है कि वो सिर्फ आपके लिए नहीं करते हैं, अपने ही कास्ट के लिए नहीं, वो सभी के लिए करके जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है तो वहां पर सिंपली हमारे पास में हमारे प्रियम्बल में भी बात की गई है कि सभी के लिए एक जैसा ही होने वाला है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक स्टेट है हमारी, हर किसी के लिए इक्वल है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो कोई भी हो। तो हमारे बहुत सारे आर्टिकल है जो इस बात को बताते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सभी के लिए इक्वालिटी रखी गई है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो बताता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, बात यहीं पे आप देखेंगे कि यहाँ पर बात की गई है वी द पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ पे ये नहीं कहा है वी द मेल पीपल ऑफ इंडिया, वी द ब्राह्मण्स ऑफ द इंडिया, वी द शूद्र या क्षत्रिय या वैश्य या द मेल द फीमेल, किसी भी पर्टिकुलर को नहीं बताया गया है। सिर्फ इतना कहा है कि हम इंडिया के पीपल जितने भी लोग हैं भारतवासी, ठीक है, तो इनके लिए हर एक जस्टिस जो है वो रखा है, वो इकोनॉमिक हो, वो सोशल हो, वो सेक्युलर हो। ठीक है, मतलब सारे जो जस्टिस है सोशल इकोनॉमिक, ठीक है, जस्टिस जो है पॉलिटिकल जस्टिस जो है ये सभी के लिए इक्वालिटी को रखा गया है। क्लियर। चलो थोड़ा और आगे बढ़े कि हमारे पास में ऐसे कौन कौन से आर्टिकल है जो मदद करते हैं या ये बताते हैं कि हमारे पास में भी इक्वालिटी है। ठीक है, आर्टिकल 14 के ऊपर बात करें तो ये हर एक पर्सन के ऊपर क्या है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है। अच्छा ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ आर्टिकल के थ्रू गारंटी देता है कि आपके पास में इन बातों की इक्वालिटी है, फ्रीडम है, ठीक है, आप सेफ है, सिक्योर है। तो आर्टिकल 14 के ऊपर बात करें, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें एवरी पर्सन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज टू एवरी पर्सन कि हमें हमारा जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि भारत के किसी भी क्षेत्र में हमें जो भी विधि के समक्ष समानता है, ये लॉ के मतलब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है कि जितने भी लॉज होंगे उसमें हमें इक्वल प्रोटेक्शन मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है एवरी पर्सन में हर कोई आ जाता है। ठीक है, वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहां पर आप किसी पर्टिकुलर इंसान के ऊपर बात कर रहे हैं वो मेल है फीमेल है, तो ये बात मैं बार बार नहीं कहूंगी, हर जगह है एवरी पर्सन भी, तो ये हर एक किसी के लिए है। ठीक है, आर्टिकल 15 क्या कह रहा है? आर्टिकल 15 बताता है द कॉन्स्टिट्यूशन डू नॉट अलाउ एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, बर्थ प्लेस एक्सेट्रा। कि आर्टिकल 15 ये कह रहा है कि किसी भी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस, इन सभी बातों के आधार पर हम किसी के भी साथ में किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे या उसके साथ में भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, आर्टिकल 16 ये कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की कोई भी अपॉर्चुनिटी है तो वहां पर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेंगी आपको हर जगह पे। ऐसा नहीं है कि आप है तो आपको वहां पर अपॉइंटमेंट मिल रहा है। हाँ, डिपेंड करता है कि वहां पर कुछ मैटर्स में कुछ कुछ स्टेट्स में या कहीं रिजर्वेशन जो क्राइटेरिया है वो डिसाइड किया जाता है, लेकिन जहां पे भी सेंटर की कोई भी मतलब भर्ती होती है तो वहां पर किसी मतलब एम्प्लॉयमेंट का अपॉइंटमेंट है तो वहां पर आपके साथ में कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, देन आता है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 ये बताता है जो मतलब अंबेडकर जी ने जिसके ऊपर संघर्ष किया था अनटचेबिलिटी के ऊपर, तो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कि आपके ऊपर मतलब आप किसी को भी किसी भी बिहाफ पे उसके साथ में मतलब अस्पर्शता जो होती है अनटचेबिलिटी, तो आप उसको किसी भी एरिया से रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो। आप उसको अनटचेबल मतलब वही होता है ना कि आप यहाँ से पानी मत भरो, यहाँ बैठ के मत खाओ, इस ग्रुप में मत आओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तो आप ये सारी चीजें जो है वो नहीं कर सकते हैं। अगर इस किसी केस में आप ये सारी चीजें करते हैं तो आपके ऊपर पनिशमेंट भी रखी गई है। क्लियर।
सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। एक बार मैं फिर से बता दूं कि प्रोड्यूस हमने मतलब दो तीन कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी। तो अनटचेबिलिटी एक्चुअली सॉरी इक्वालिटी के ऊपर क्या है कि जब आप किसी के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ में भेदभाव करते हो किसी भी बिहाफ के ऊपर, चाहे वो उसका बर्थ प्लेस हो, उसका कास्ट हो, उसका कलर हो, उसका रिलीजन हो, इन सारे बिहाफ के ऊपर, और कैसे हमने इन सारी प्रॉब्लम्स को का सल्यूशन निकाला। ये जो सबसे पहले हमने एक प्रॉब्लम देखी थी, हमने एक डाइवर्सिटीज है इंडिया में, इतने सारे लोग रहते हैं, तो इन सब के बीच में तालमेल को कैसे बैठाला जाएगा, राइट। तो हमारा क्वेश्चन यही बन रहा था कि इतनी सारी डाइवर्सिटीज है, इतने सारे डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स रहते हैं, अलग कास्ट है, अलग लैंग्वेज है, अलग रिलीजन है, तो इन सबका एक सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई जो प्रोटेक्शन है, मतलब जो आर्टिकल्स है, ठीक है, जो इंश्योर कराते हैं कि आपके साथ में इक्वालिटी यूज की जाएंगी, आपके साथ में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो ये सारी आपकी हेल्प करने के लिए है, ठीक है। अगर आप इन सारी चीजों से फेस कर रहे हैं तो इनके की मदद से आप इन सब चीजों से अपने आप की हेल्प कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, हम नेक्स्ट सेक्शन में इन सारे डाउट्स को जरूर क्लियर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।